तो वेलकम टू लीला साइंस सेंटर अगेन एंड आई एम सूरज सेठ, डायरेक्टर एंड फैकल्टी ऑफ लीला साइंस सेंटर। हम आपको बता दें कि यहाँ पर फिजिक्स को पढ़ाने के लिए हम बता रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए कुछ स्टेप हम बताने जा रहे हैं, उससे आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि फिजिक्स में 3 चीज़ें आती हैं। पहला हमने बता दिया आपको थ्योरी, दूसरा डेराइवेशन और थर्ड वन इज न्यूमेरिकल। थ्योरी के विषय में बता दें, जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के विषय में पढ़ रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी इन द सेंस कोई भी आप क्वांटिटी ले लो, चाहे वो स्केलर क्वांटिटी हो चाहे वो वेक्टर क्वांटिटी हो। हमें नहीं लगता कि आपको स्केलर और वेक्टर में प्रॉब्लम होगी। स्केलर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों क्वांटिटी में से किसी भी क्वांटिटी की बात करें आप, उसमें हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके डेफिनेशन को जानना चाहिए। सपोज दैट अगर आप फोर्स ले रहे हैं जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस फोर्स का आपको क्या करना चाहिए, डेफिनेशन पहले आपको समझना चाहिए कि एग्जैक्टली ये फोर्स होता क्या है। जब आपने ये देख लिया कि फोर्स ये क्या होता है, उसके बाद आप देखोगे कि ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है कि वेक्टर है। जब स्केलर वेक्टर आपने देख लिया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर आप इसका यूनिट्स देखते हो कि इसकी यूनिट्स क्या है। आपको भी ये भी पता होगा कि जो हमारे यूनिट्स है वो 4 तरीके के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। CGS यूनिट, FPS यूनिट, MKS यूनिट एंड 1 SI यूनिट जिसको हम MKS से भी बोलते हैं। इन चारों में हमें फोकस केवल किस पर करना है, SI यूनिट की। तो SI यूनिट हम देखेंगे कि अगर हम क्वांटिटी फोर्स ले रहे हैं तो इसका डेफिनेशन पहले हमने पढ़ा, फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये क्वांटिटी कैसी है, हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमें क्या देखना है कि इसकी यूनिट्स क्या है। तो हमने देख लिया कि इसकी SI यूनिट न्यूटन है और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हमने ये पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इसके फॉर्मूला देखें। एक तो फॉर्मूला हमारा हो गया F = ma। इसके अलावा भी आप देखिए कि इसके पास कोई फॉर्मूले हैं, जैसे एक्सेलरेशन को चेंज कर लीजिए वेलोसिटी अपॉन टाइम में करके, तो आपको क्या मिला, मास वेलोसिटी अपॉन टाइम। इस तरह से भी फॉर्मूला क्रिएट खुद से करके एक बना लीजिए। ये क्यों बना रहे हैं आप, जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं ये बहुत हेल्प करता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा तो F = ma है ही है, इसके अलावा इनडायरेक्ट फॉर्मूला भी आप देखिए कि हमारा इनडायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा बन रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए कि हमारे थ्योरी में हमें कैसे स्टेप में बढ़ना है। फिर से बता दूं, पहले डेफिनेशन, फिर ये क्वांटिटी कैसी है वो, नेक्स्ट आपका होना चाहिए कि हमारे इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी यूनिट्स क्या है, SI, डायरेक्ट फॉर्मूला और इनडायरेक्ट दोनों देखेंगे। इसके बाद हम आपको डेराइवेशन के लिए बता दें, जब आप बुक वगैरह खोलते हैं, सपोज दैट NCERT बुक अगर उठाते हैं, तो आपको मिलता है कि डेराइवेशन बड़ा ही क्विक खत्म हो जाता है। स्टार्ट हुआ 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन के बाद खत्म, वो हमको क्लियर नहीं हो रहा है। वो एग्जैक्टली हमें क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट जो लाइन उनकी होती है NCERT की, उसके बाद जो सेकंड लाइन आती है ना, उसके बीच में 1-2 स्टेप्स होते हैं जो स्किप कर लिया जाता है। तो ये जरूरी तो है नहीं कि हर बच्चा उस स्किप किए हुए लाइन को समझ जाए और वो उसको समझ में आ जाए कि ये डेराइवेशन कैसे हुआ है। सभी बच्चे 90+ वाले नहीं होते हैं, कुछ बच्चे हमारे एवरेज भी हैं, बिलो एवरेज भी हैं। हमें सबको एक साथ लेकर के चलना है। तो हम आपको जब डेराइवेशन बताएंगे तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जिससे कि जैसा भी बच्चा हो, भले ही वो एवरेज हो या लोअर एवरेज हो, वो सब हम सभी को कोशिश करेंगे 90+ वाले में लाने की। बस आपको क्या करना है, मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करना है, जैसा मैं कहता हूँ थोड़ा सा आप फॉलो करिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आप में फिजिक्स को यानी साइंस को लेकर के एक चेंजेस आएगी और आपको फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। आपको बता दें, फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैथमेटिक्स की तरह ही आपको 100 आउट ऑफ 100 भी दिलाते हैं। तो आते हैं हम नेक्स्ट, आप बात करते हैं डेराइवेशन के बाद न्यूमेरिकल्स पर। फिजिक्स में न्यूमेरिकल का बहुत अच्छा रोल होता है, बिकॉज आप जब क्वेश्चन पेपर उठाते हो तो 40% आपको मिलते हैं, अबाउट 40% न्यूमेरिकल्स, यानी क्वेश्चन पेपर में 40% आपको क्या मिलते हैं, न्यूमेरिकल ही मिलते हैं। तो एग्जैक्टली ये न्यूमेरिकल आप कैसे करेंगे, है ना। तो न्यूमेरिकल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। आपको सुने होंगे कि भाई न्यूमेरिकल करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, अक्सर बच्चे कहते हैं। आखिरकार ये प्रॉब्लम कैसी है तो वो बता दें, वो न्यूमेरिकल को बड़ी तेजी से पढ़ डालते हैं।
न्यूमेरिकल को पढ़ने और सॉल्व करने का भी एक तरीका है, कि स्टेप है, उस स्टेप को यहाँ भी हमें फॉलो करना है। क्या? सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स को केयरफुली 2 और 3 टाइम्स पढ़ें, जब तक आप उस क्वेश्चन को समझ न जाए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब सपोज दैट आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ लिया, आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन में जो गिवन है इंफॉर्मेशन, उसके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आप दिखाइए, अल्फ़ाबेट को दिखा दीजिए। सपोज दैट फोर्स गिवन है तो फोर्स का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हुआ या अल्फ़ाबेट हुआ एफ, तो आपने दिखा दिया कि एफ मेरे को गिवन है। या आपको फिर एम गिवन है तो एम दिखा दिया कि एम हमारे को गिवन है। अब जो निकालने हैं, ए निकालने हैं, तो ए आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया। इस तरह से आप पहले क्या करते हो कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो, आफ्टर दैट हमारे जो इंफॉर्मेशन है उससे उसके रिप्रेजेंटेटिव अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करके उसको लिखते हैं, और फिर इसके यूनिट्स देखते हैं। जो इसके यूनिट्स हैं, यूनिट्स देखते हैं, क्या वो ऐसा यूनिट है कि नहीं, ऐसा यूनिट होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? क्या वो ऐसा यूनिट्स है कि नहीं? अगर नहीं है तो हम पहले यूनिट्स चेंज करते हैं। अक्सर बच्चे कर तो डालते हैं, लेकिन वो ये सब जो है केयर नहीं करते हैं, जिससे उनका सही होता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो स्टेप मेरा क्या होना चाहिए? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, फिर उसके इंफॉर्मेशन को लिखना। अब हमें क्या करना है? हमें पहले यूनिट्स देखना है, क्या सभी ऐसा यूनिट है कि नहीं, यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, ये यूनिट होना चाहिए। आप पढ़े होंगे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उसके यूनिट्स, तो ये इसी फॉर्म में होने चाहिए। जब आपने ये देख लिया कि हमारी यूनिट्स एसआई में है, तो अब हम इन तीनों का आपस में रिलेशन सोचेंगे कि इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होता है। मीन्स ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों आता है। समझ रहे हैं? तो आप तुरंत आप पा जाएंगे कि हाँ, F इक्वल एम ए एक फॉर्मूला है जिसमें F भी आता है, M भी आता है, A भी आता है। समझ पा रहे हैं? इसी तरह सपोज दैट अगर आपको गिवन हो कि V इक्वल समथिंग कुछ गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं कि V जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, U हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, और हमें क्या पता है? एक्सेलरेशन पता है, सपोज दैट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्वेश्चन को आपने पढ़ा और ये इंफॉर्मेशन आपको मिला। आई थिंक आप समझ गए होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं, कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली 1 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट होता है और कुछ टाइम के बाद वो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होकर के अपने फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचता है, तो वो टाइम कितना लिया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो जब आप इंफॉर्मेशन ऐसे लिख लिया और आपने अपने देखा कि सारे यूनिट जो है एसआई में है, देखिए है ना ऐसा यूनिट एसआई है, अब आप रिलेशन सोचोगे। रिलेशन कैसे सोचे? तो मेरे पास लॉ ऑफ मोशन आपको याद होगा कि हमारे पास 9th में पढ़े होंगे कि 3 लॉ ऑफ मोशन होते थे, v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें आप फॉर्मूला सोचिए, कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो मेरे को क्या पता करना है? अगर t पता करना है तो आपको क्या निकालना चाहिए, क्या लगाना चाहिए? तो v इक्वल यू प्लस ए टी लगाना चाहिए। सपोज दैट s निकालना होता तो ये लगाते, क्या ये फॉर्मूला लगाते? नहीं। तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाते? तब आप अप्लाई करते वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ पा रहे हैं? तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये करते हैं, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंपली निकाल लीजिए। ये हमारे स्टेप होते हैं। तो क्या ये आपको क्लियर है या कुछ आपको समझ में नहीं आए हैं? तो बताइए, हम रिपीट कर दें। एवरीवन प्लीज रिप्लाई, इज इट क्लियर? यस उल्लास, और कोई?
वेरी गुड कृतिका। नेक्स्ट, ओके ओके ओके, यस मैं आपको बता दूं उल्लास जी, हम लोग साइंस वाले हैं, साइंस वाले थोड़े से एनर्जेटिक होते हैं। ये आपको जरूर लग रहा होगा कि अरे सर तो बहुत ही 4G स्पीड में जा रहे हैं, नहीं, हम लोग को पढ़ने भी इतने ज़्यादा होते हैं। आप जानते हैं बुक्स इतनी मोटी मोटी होती हैं, अगर हम लोग स्पीड में नहीं चलेंगे तो कैसे कोर्स कवर करेंगे। खैर इस बार हम आपको फिर से आपके लिए रिपीट करते हैं कि कोई भी जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होता है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। पहला स्टेप हमारे, अगर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी पढ़ने के लिए हमारे जो स्टेप्स हैं वो होने चाहिए कि पहले हम उसके डेफिनेशंस लर्न करें कि जो क्वांटिटी की बात हो रही है उस क्वांटिटी का डेफिनेशन लर्न करें। फिर हम वो क्वांटिटी कैसी है, स्केलर या वेक्टर, दोनों आप जानते हैं क्या होता है, स्केलर है कि वेक्टर है ये जान लें। फिर हम यूनिट्स जान लें कि उसकी ऐसा यूनिट्स क्या है, और देन फॉर्मूला जान लें। ये मेरे स्टेप होते हैं किसी भी क्वांटिटी के विषय में पढ़ने के लिए। अब हमने थ्योरी तो हमने जान लिया, अब हम क्या करेंगे, डेराइवेशन की हमने बात किया था कि जब भी हमारे NCERT का डेराइवेशन देखा जाता है तो हमें देखा जाता है कि हमें डेराइवेशन क्लियर नहीं हो रहा है। उसका रीज़न हमने बताया आपको कि उसके पीछे का रीज़न होता है कि पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कैसे आया, ये हम नहीं समझ पाते हैं। रीज़न क्या है कि उसके पीछे का स्किप है स्टेप्स। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ जब पढ़ेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे जिससे एवरेज बच्चा हो, बिलो एवरेज बच्चा हो, टॉपर बच्चा हो, हमारे सारे टाइप के बच्चे जो हैं सभी एक साथ आगे बढ़ पाएंगे और सभी इक्वल, आप देखिएगा 80s 90s और अबव 95 जाएंगे। ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि हम सभी को इक्वली फोकस करेंगे और सब जिससे पढ़ पाएँ। अब हमने फिर न्यूमेरिकल के कुछ एग्जाम्पल आपको बताया कि अगर आप न्यूमेरिकल करना चाह रहे हैं तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमें क्या स्टेप होना चाहिए। तो आवर फर्स्ट स्टेप इज कि पहले हमें रीड करना है क्वेश्चन को, रीड केयरफुली द क्वेश्चन 2 और 3 टाइम्स, 2 से 3 बार आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। फिर उसके बाद जो गिवन है क्वांटिटीज उसके रिप्रेजेंटेटिव अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना है, और जो अननोन क्वांटिटी है यानी जो फाइंड आउट करना है उसे भी लिखना है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि सारी क्वांटिटी का जो यूनिट्स दिया है हम वो लिखेंगे और देखेंगे कि वो ऐसा यूनिट्स है या नहीं है। अगर ऐसा यूनिट्स नहीं है तो हम पहले चेंज करेंगे। अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं और ऐसा यूनिट में चेंज नहीं करते हैं जिसके कारण उनका ये क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है। तो पहले हम यूनिट चेंज करेंगे। जब हमने चेंज कर लिया तो अब मेरा क्या स्टेप होना चाहिए कि अब हम लोग फॉर्मूला सोचेंगे कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये सभी आते हैं। तो आप फॉर्मूला सोच लेंगे, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया। तो बहुत ही इजीली हम लोग मैथमेटिक्स की तरह अपने फिजिक्स को पढ़ेंगे और देखेंगे आप, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपको लगने लगेगा फिजिक्स। तो बताइए क्या अब हम क्लियर हैं। अगेन आए हम अपने चैप्टर पर आए, स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स आर यू रेडी? यस, तो देखिए हम लोग जब बुक उठाएंगे अपने NCERT या कोई भी आप साइड बुक भी उठाते हैं तो आपको वहाँ पर मिलेगा पहला चैप्टर जिसमें कुछ बेसिक्स चीज़ें आपको बताई जाएंगी। बेसिक चीज़ें मीन्स आपको उसमें फिजिक्स के डेफिनेशंस वगैरह बताया जाएगा, उसकी क्वांटिटीज़ बताई जाएगी, कुछ आपको डिस्कवरी के विषय में बताया जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो कांस्टेंट्स हैं उसकी वैल्यू बताई जाएगी, कुछ डिस्कवरी है जो साइंटिस्ट हैं उनके नेम वगैरह बताया जाएगा। ये सब आप पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी वहाँ डाउट्स होता है आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे, पूछेंगे कि सर इसमें हमको नहीं क्लियर हुआ, समझाइए। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको फोर्स वगैरह बताया जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, सिंपल अगर फोर्स गिवन हो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये सब भी उसमें बताया गया है। चैप्टर एग्जैक्ट अगर स्टार्ट होने की बात करें तो हमारा स्टार्ट होता है वो चैप्टर 2, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है
क्योंकि इसमें मेजरमेंट और सिस्टम ऑफ यूनिट बताया गया है, जो कि आपको आगे भी चैप्टर्स में यूज होंगे कि कौन सी क्वांटिटी है, उसके यूनिट्स क्या है, उसको एसआई में कैसे यूज करेंगे यानी चेंज करेंगे, ये हम इसी चैप्टर के थ्रू ही जानेंगे। तो देखते हैं हम आगे। इंट्रोडक्शन तो आप देख सकते हैं। अब जो हमारे क्वांटिटी की हम बात करें तो क्वांटिटी जो है हमारे वो दो टाइप के होते हैं। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, एक डेराइव क्वांटिटी होती है। द क्वांटिटी हैव टू टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, फर्स्ट द डेराइव क्वांटिटी एंड सेकंड fundamental quantity. Fundamental quantity, as we know that a quantity which are independent, जो independent हो दूसरे क्वांटिटी से। लाइक आप पढ़े होंगे मास है हमारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करेंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, टेम्परेचर है और सब्सटेंस है। ये 7 जो हैं हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। इसी फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिक्स करके कई और क्वांटिटीज बनाए जाते हैं जिसको हम लोग डेराइव क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फोर्स लिया, एक्सेलरेशन लिया, स्पीड लिया, वेलोसिटी लिया, वर्क लिया, पावर लिया, ये सब क्या हैं? ये सब डेराइव क्वांटिटी हैं। समझ पा रहे हैं? सभी ऑडिबल हैं, सब सुन पा रहे हैं? क्लियर है सभी को? एवरीवन? यस। तो यहां हम देखिए कह रहा है व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टॉपिक पर आ गए हम लोग। व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? The standard measure of any quantity is called unit of that physical quantity. Standard measure जो हमने आपको बताया, जो हम लोग सपोज करते हैं, जो ऐसा यूनिट लेते हैं वो है ना। क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? कुछ डेफिनेट नंबर की, कि हाँ इससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने बताया कि लेंथ मेज़र करना है, तो लेंथ की मेज़रमेंट की आप जानते हैं कि छोटे बड़े बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, और छोटे जाइए नैनोमीटर, पिकोमीटर, या बड़े यूनिट भी होते हैं हमारे मीटर और फिर किलोमीटर, इस तरह से है ना। और हमको प्लैनेट्स के बीच में जाना है तो आप जानते हो पार्सेक वगैरह होता है, लाइट ईयर होता है ना। तो ये सब बड़े यूनिट्स के लिए लेंथ के तो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ बता रहा है वही कि हमें एक ऐसे नंबर की ज़रूरत होती है जो ऑल ओवर वर्ल्ड सब जहाँ यही चलता हो। तो ऐसा यूनिट हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी जाइए, फिजिक्स की जब बात होगी तो वहाँ जो यूनिट्स लिया जाएगा हमेशा ऐसा यूनिट्स में ही ले करके हमें क्वेश्चंस को कराया जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये ही जो ऐसा यूनिट्स हैं इसमें बताया जा रहा है, जिसको हम लोग MKS यूनिट्स भी कहते हैं। तो आइए यहां पर अभी आपको सब कुछ दिखाएगा। देखिए आप, जैसा हमने बताया था आपको डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है ना, और फिर सिस्टम आपको बता रहा है। देखिए आपको याद होगा पहला हमने जस्ट बताया FPS सिस्टम। FPS का फुल फॉर्म क्या होगा बाबू? फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड ये एक ब्रिटिश सिस्टम माना जाता है। इसमें क्या बताया गया है कि जब भी लेंथ मेजरमेंट होगा तो वो फुट में मेजरमेंट होगा। P फॉर हमारा पाउंड है, यानी मास को मेजरमेंट करेंगे तो हम लोग किस में करेंगे? पाउंड में। पाउंड करेंसी की भी यूनिट होती है, लेकिन यहाँ हम मास की यूनिट की बात कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे S फॉर हमारा हुआ सेकंड। फिर नेक्स्ट हम आते हैं सिस्टम CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या बताया गया है कि जब लेंथ आता है तो वहाँ हम लोग सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, है ना, और G आता है तो वहाँ हम लोग ग्राम यूज़ करेंगे। और सेकंड
एस हमारा स्टैंड फॉर सेकंड। और नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है MKS से। इस सिस्टम में क्या बताया गया कि मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी लेंथ के लिए मीटर, वेट या सॉरी मास के लिए केजी एंड एस फॉर सेकंड टाइम के लिए। और इसके बाद हमारा फोर्थ आया MKS सिस्टम, जिसको हम लोग SI सिस्टम भी बोल सकते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड, और एक ऐड हो गया यहाँ पर एम्पियर करेंट की यूनिट। और यही जो है फिफ्थ हमारा, यही MKS सिस्टम SI सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स लिए गए हैं जो हमने आपको नाम बताया। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा लेंथ, है ना, सबसे पहले हमारा आता है लेंथ। उसके बाद हमारा आता है मास, है ना, फिर हमारा टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, टेम्परेचर, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस। ये 7 हमारे क्या हैं? ये 7 हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। और इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, जो हमारे लेंथ के लिए आपको गिवन है। क्या होता है हमारा लेंथ के लिए? हमारा मीटर, है ना, किलोग्राम, सेकंड, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, और टेम्परेचर हमारा केल्विन। टेम्परेचर की यूनिट्स केल्विन यहाँ लिया जा रहा है, ऐसा यूनिट ध्यान रखिए। इसके अलावा भी टेम्परेचर की 2 यूनिट्स होती हैं, आपको याद होगा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो यहाँ पर हम कौन सा यूनिट ले रहे हैं? केल्विन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसके लिए हम लोग मोल ले रहे हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो कि लाइट के लिए कैंडेला यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये जो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इसके आपको सिंबल्स भी गिवन हैं, और उसके बाद देखिए इसके डेफिनेशन गिवन है। देख रहे हैं डेफिनेशन, ये भी मेरे को गिवन है कि 1 मीटर कितना होता है। देखिए बाबू, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एग्जैक्टली आपको बता दें, लाइट की स्ट्रेंथ को अगर मेज़र करनी हो, उसकी इंटेंसिटी को मेज़र करनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगा, जिसमें यूनिट क्या हम लोग लेंगे? कैंडेला। जैसे हमारा मान लीजिए यहाँ ट्यूबलाइट है या LED लगा हुआ है, इसकी इंटेंसिटी लाइट वो कितनी तेज़ी से एमिट कर रहा है, ये उसकी जो एमिटिंग पावर है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी में आता है। देखिए आपको बता रहा है कि एक कैंडेला कितना होता है। देखिए क्या बता रहा है, आप चाहें तो यहाँ देख लें। द कैंडेला इज अ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स ऑफ that emit monochromatic radiation of frequency 540 into 10 power 12 hertz to 12 hertz, and that has radiant intensity in the direction of 1 by 683 watt per स्टेरेडियन। आपको पता होगा रेडियन और स्टेरेडियन एंगल के लिए, मेजरमेंट के लिए, एंगल का जो मेज़र होता है उसकी यूनिट होती है वो रेडियन में होती है। और जब सॉलिड एंगल की बात आती है तो हम लोग स्टेरेडियन बात करते हैं। जब भी बल्ब की बात करते हैं हम लोग तो वहाँ सॉलिड एंगल आता है, क्योंकि उसमें 3D आ जाता है। समझ पा रहे हैं? तो उस जब यहाँ से कोई चीज़ इमिट हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग कौन सा एंगल दिखाएंगे? सॉलिड एंगल दिखाएंगे, जिसके लिए यूनिट स्टेरेडियन लेंगे। तो पर स्टेरेडियन आपको दिखा रहा है 1/683, ये डायरेक्शन होनी चाहिए। और कितनी उसकी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए? 540 इंटू 10 पावर 12 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। तो ये आपका होगा 1 कैंडेला। यहाँ पर आपको बता दें, ये आपकी जो डेफिनेशन है बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, फिर भी आप चाहें तो ज़रूर इसे याद कर लें। जैसे कभी कभी लोग आपसे पूछ लेते हैं कि 1 सेकंड कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे कि 1 सेकंड वो टाइम होता है जिसमें आप ये नंबर आपको याद करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप 9192, लाइक मोबाइल नंबर आप याद कर लें। समझ रहे हैं? ये आप
मोबाइल नंबर की तरह याद कर लें 9192631770। इतने टाइम्स जो है अगर वो क्या कर रहा है, इतने रेडिएशन हो रहे हैं, तो इतना रेडिएशन होने में जो एटम है हमारा सीजियम 133 टाइम का, इससे जो रेडिएशन इतना टाइम अगर निकल जा रहा है तो वो 1 सेकंड का टाइम माना जाता है। इसके अलावा 1 kg का बता रहा है, देखिए कि 1 kg मास कितना होता है ना। तो 1 kg मास के लिए आपको क्या बताया जा रहा है कि 1 kg, या तो आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं कि 1 लीटर वाटर ले लें, इसको आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर लें, फ्रीज कर लें, तो इसका जो वेट होगा वो 1 kg होगा। सिंपल ऐसे आप बता सकते हैं। अदरवाइज आपको दिया हुआ है कि प्लेटिनम इरिडियम का एक पार्ट है जो कि रखा गया है पेरिस में, इसके वेट को ही 1 kg माना गया है। तो ये जो डेफिनेशन आपको गिवन है, इसको आपको याद आप कर सकते हो कि इसमें ये कितना होता है, या 1 kg मास कितना होगा, 1 मीटर कितना होगा, 1 सेकंड कितना होगा, ये आप याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए देखिए बता रहा है आपको कि 1 एम्पियर कितना होगा। तो इसके लिए आपको बता रहा है कि 2 पैरेलल लाइंस ले लें इनफाइनाइट लेंथ के। क्या कर लेंगे आप, 2 पैरेलल लाइंस ऐसे ले लेंगे जो कि इनफाइनाइट लेंथ हो और इसके बीच की जो गैपिंग है वो 1 मीटर हो। फिर से बता दूं, 2 आप वायर लेंगे इनफाइनाइट लेंथ के जिनके बीच की जो गैपिंग है वो 1 मीटर लेंगे, और जब आप इसमें करंट फ्लो कराते तो इतनी करंट फ्लो करा दें जिससे कि इसके वायर के बीच में 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन का फोर्स क्या हो जाए, आ जाए। अगर इतना आ जाता है तो जो आप करंट फ्लो करा रहे हैं वो अमाउंट ऑफ करंट 1 एम्पियर होगा। तो क्या ध्यान देना है हमें कि 2 पैरेलल हमारे वायर होने चाहिए, कंडक्टर होने चाहिए जिनके बीच की गैपिंग 1 मीटर हो, और इसमें हम इतना करंट फ्लो करा दें कि इनके बीच में यानी वायर के बीच में 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन का फोर्स आ जाए पर मीटर पर यूनिट लेंथ में। अगर ऐसा हो रहा है तो जो करंट आप फ्लो करा रहे हैं उसका अमाउंट 1 एम्पियर होगा। इस तरह से आप कुछ डेफिनेशंस जो हैं आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो क्लियर है, कुछ पूछना चाहेंगे इसमें, आगे बढ़ें, एनी डाउट्स? स्टूडेंट्स बताएं, ठीक है, क्लियर है? यस, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसमें सिंपली आपको बता दें कि जो इसमें सिंपली आपको बता दें कि केल्विन इसकी यूनिट होती है किसकी, टेम्परेचर की, और बता रहा है कि 1/273.16 ये जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है उसका इतना पार्ट जो है 1 केल्विन के बराबर होता है। अगर आपको फॉर्मूला आपको याद हो मे बी, तो आपको ये भी फॉर्मूला याद होगा कि C/5 ये स्पेशली टेम्परेचर के लिए है, F-32/9 इक्वल K-273/5। ये जो फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, ये जब आगे आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ होगा एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करने के लिए। फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री दोनों में ये यूज़ होता है। तो ये आप साइड में नोट कर लें कि अगर हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में यूनिट चेंज करना हो और सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो तो आप इन दोनों को ले सकते हैं। सिंपली हो जाएगा C = K-273, या फिर K अगर कहना चाहें तो K इक्वल हो जाएगा आपका C + 273, या आप फ़ारेनहाइट की बात करें कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना है तो 5/9 F-32। तो ये कंबाइंड हमने दिखाया और ये अलग अलग दिखाया। तो ये फॉर्मूला ज़रूर याद कर लें जो कि आपको थर्मोडायनामिक्स में, यानी जब हमें यूनिट्स चेंज करने की बात करता है तो हमें
ये आपको आएगा। समझ पा रहे हैं? ये नोट कर लें आप। अब हम बात करते हैं आगे। डेराइव यूनिट्स। देखिए, कोई भी जब आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो, उसकी यूनिट बताने के लिए हमें ये पता करना पड़ता है कि वो क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। तो इससे आप क्या करते हो, उसके यूनिट्स निकाल सकते हो। कोई भी, जैसे हमारा एग्जांपल में डेंसिटी लिया है, आपको पता है डेंसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी और रो। आपको पता होगा ये ऐसे टाइप का सिंबल जो है, इसका सिंबल ऐसे बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। तो आपको फिजिक्स में स्मॉल डी या ऐसा सिंबल बना रहेगा जिसको हम लोग रो बोलेंगे, हमारी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि फॉर्मूला हमारा होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आई थिंक सभी जानते होंगे। तो अब मान लीजिए हमें इस डेंसिटी की यूनिट नहीं पता है और हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम डेंसिटी का सोचेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला पता लग गया हमें, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें सिंपली क्या करना है कि मास की यूनिट पता करनी है कि मास की यूनिट कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? तो मास की एसआई यूनिट होती है हमारा केजी। मास की एसआई यूनिट हमारा क्या होती है, केजी। और वॉल्यूम, जनरली आप कोई भी वॉल्यूम ले। अब यहाँ ये मत सोचिएगा सर ये क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, क्या है, कैसे पता लगेगा। आपको ये नहीं सोचना है। वॉल्यूम कोई भी हो, उसकी यूनिट क्या होती है, तो आपको याद करेंगे तो आपको मिलेगा यूनिट क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो यहाँ आप क्या कहेंगे, सेंटीमीटर क्यूब नहीं कहेंगे, आप कहेंगे यहाँ पर मीटर क्यूब। क्यों मीटर क्यूब कहेंगे? क्योंकि ऐसा यूनिट करते हैं आप। तो यहाँ पर आपको सिंपली आप डिराइव कर लिए अपने डिराइव क्वांटिटी यानी डेंसिटी की एसआई यूनिट। क्या मिला आपको, केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है कैसे निकाला हमने? एक और हम बता दें आपको, और कोई मान लीजिए सपोज दैट वर्क, हमें वर्क की यूनिट नहीं पता है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग वर्क का फॉर्मूला सोचेंगे कि एग्जैक्टली वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो एज वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, यूनिट डिस्प्लेस करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को यूनिट डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये होता है वर्क। तो F इंटू डी होता है हमारा। अब अगर सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट तो हम जानते हैं कि मीटर में हो जाएगा, फोर्स है न्यूटन पता है हमें, बट मान लीजिए हमें फोर्स की भी यूनिट नहीं पता है क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, अगेन हम फोर्स को चेंज कर लेंगे इसके फॉर्मूले से। क्या होता है इसका फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन। जानते हैं ना फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस तरह से हमें W का फॉर्मूला क्या मिल गया, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू। अब अगर आपको यहाँ पता है तो मास की यूनिट हो गई केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सपोज दैट हमें एक्सेलरेशन की भी नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को फिर से ब्रेक कर सकते हैं। क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या चीज, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या कहेंगे, v अपॉन टी। तो हमारा ये भी एक फॉर्मूला वर्क का बन जाता है ना। अब हम सपोज दैट वेलोसिटी की भी हमें नहीं पता है, तो हम वेलोसिटी के लिए भी फॉर्मूला सोचेंगे। तो वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम लोग यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि m इंटू डी अपॉन टी, और एक टी ये वाला, तो मेरे को क्या मिल गया, m डी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो हमारा वर्क का देखिए इनडायरेक्ट कैसे हमारे फॉर्मूले बन गए हैं। तो आपको ये क्या लगा, वर्क का हम लोग तो यही जानते हैं F इंटू डी, लेकिन ये जो हम अदर फॉर्मूले बना रहे हैं, चाहे ये वाला फॉर्मूला हुआ, ये हुआ या फिर ये,
ये सब आपको फॉर्मूले यूज होंगे जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब आप गिवन लिखेंगे और सोचेंगे कि यार ये किस में होगा, तो आप इसमें से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं जो वहाँ पर अप्लीकेबल हो। यानी आपको वहाँ सोचनी पड़ेगी न्यूमेरिकल करते समय कि कौन सी अननोन वैल्यू है जिसे हमें फाइंड आउट करना है और उससे उसका रिलेशन क्या है। खैर, हम बात कर रहे थे यहाँ पर यूनिट की। तो अब ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो अब हम मास के लिए हमने यूनिट लिखा केजी, डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा हमने मीटर स्क्वायर और टाइम के लिए सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आपको वर्क की यूनिट मिल गई केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका हम लोग शॉर्ट में न्यूटन मीटर भी बोलते हैं और या फिर जूल भी बोलते हैं। तो ये तीनों यूनिट, यानी आप कोई भी तीनों में से लिखते हैं वो करेक्ट यानी सही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जूल लिखेंगे तो ही होगा, आप न्यूटन मीटर लिखिए आंसर में चलेगा, आप केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखिए वो भी चलेगा। तो इस तरह से हम किसी यूनिट को निकालते हैं क्वांटिटी के। बताइए, ये क्लियर हुआ सभी को? क्लियर है? डेराइव क्वांटिटी, ओके। पहले ये बताएं क्लियर है? स्टूडेंट्स, ये जो हमने बताया आपको क्लियर हो गया? ओके ओके। तो डेराइव क्वांटिटी की बात बता दें, बहुत ज़्यादा उसमें आपको दिमाग नहीं लगाने। डेराइव क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से पर डिपेंड करती है, उस पर डिपेंड करे या उससे बनाई जाए। कैसे? ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हो या फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से क्रिएट होती हो, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे डेराइव क्वांटिटी। अ क्वांटिटी विच आर डिफाइंड और क्रिएटेड बाय द फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, और डिपेंडेंट ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। आप अपने हिसाब से सिंपलेस्ट लैंग्वेज जो आप बना सकते हैं बना करके लिखिए। देखिए, ये जो क्वांटिटीज होता है उससे आप समझ करके जब अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हो ना, वही बेस्ट होता है। आप जैसे बुक के रट लेते हो, अब यहाँ रटना नहीं है, ध्यान रखिए, फिजिक्स है। अब हमें क्या, अपने कॉन्सेप्ट को माइंड में बैठाना है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को माइंड में बैठाना है, वर्ड टू वर्ड हमें रटना नहीं है। आप पढ़ेंगे सेंटेंसेस को और अपने मीनिंग के हिसाब से उसको निकाल करके और अपने लैंग्वेज में उसको लिखेंगे। समझ पा रहे हैं आप, है ना स्टूडेंट्स? यस। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद जैसा हमने आपको बताया था, आपको याद होगा जस्ट अभी हमने बताया था आपको सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसमें हमने आपको बताया कौन सा, एक एंगल जिसको प्लेन एंगल सिंपली बोल सकते हैं और एक होता है सॉलिड एंगल, है ना। एंगल के लिए हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं स्टेरेडियन। अब ये एंगल कितना होगा और स्टेरेडियन कितना होगा, तो एंगल सिंपली डिफाइंड आर्क अपॉन रेडियस, यानी अगर हम बात करें कि 1 रेडियन कितना होगा, तो रेडियस के बराबर का आर्क, रेडियस के बराबर का आर्क उस सर्कल के सेंटर पर जितना एंगल लाएगा वो होगा 1 रेडियन। आपको दिखा देते हैं, ये मान लीजिए हमारा हुआ सर्कल, ठीक है। अब इसकी रेडियस की बात करें तो ये हुआ हमारा आर्क। इस रेडियस, ये जो देख रहे हैं रेडियस, इस रेडियस के बराबर का आपने आर्क लिया, इस रेडियस के बराबर का आर्क इस पर आपने लिया, और ये जो आर्क है जो रेडियस के बराबर है, इस सेंटर पर जितना मेजर कर रहा है वो थीटा, ये एंगल हमने क्या बताया, रेडियस के बराबर का आर्क
उस सर्कल के रेडियस पर जितना एंगल बनाता है वो 1 रेडियन होता है। समझ पा रहे हैं? अब वहीं हम स्टेरेडियन की बात करें, ये तो 1 रेडियन बता दिया। स्टेरेडियन जो सॉलिड एंगल का यूनिट होता है वो कितना होगा, उसके लिए आपको स्फीयर लेना पड़ेगा। देखिए 3D है, स्फीयर को 2D में दिखाना आप जानते हो पॉसिबल नहीं है, तो हमने इस तरह से रैंडमली बना दिया है, या आप सिंपली ऐसे करके ही समझ सकते हैं। समझ रहे हैं? हम ऐसे नहीं बनाते हैं, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, हम सिंपली ऐसे ही बनाते हैं। ये ध्यान रखिए, ये सर्कल नहीं है, ऊपर वाले में ये जरूर सर्कल हम दिखा रहे हैं, लेकिन नीचे जो दिखा रहे हैं ये एग्जैक्टली सर्कल नहीं, ये एक स्फीयर शेप का है, यानी बॉल के शेप का है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 1 स्टेरेडियन क्या होगा कि रेडियस जो है r, क्या चीज़, हमारा जो रेडियस r है, इसके स्क्वायर का एरिया, किसके, यानी हम ऐसा एरिया इस पर ले लें कि इसका एरिया कितना हो, r स्क्वायर, यानी रेडियस के स्क्वायर कर दीजिए, तो ये एक एरिया हो गया। ये एरिया सेंटर पर जितना एंगल मेजर करता है वो 1 स्टेरेडियन के इक्वल होता है। समझ पा रहे हैं? हमने क्या बोला, रेडियस का स्क्वायर का एरिया हमारे स्फीयर के सेंटर पर जो मेजर कर रहा है वो हमारा होगा 1 स्टेरेडियन। क्लियर है बाबू? बताएं सभी लोग, स्टूडेंट्स। वेयर इज आवर कोचिंग? यू कैन सर्च ऑन योर गूगल, आप गूगल कर सकते हो और वहाँ आप एड्रेस मिल जाएगा आपको। वैसे अभी हम क्लास कर रहे हैं तो बाकी हम लोग लास्ट में ज़रूर इस पर बात कर लेंगे। ओके मिस्टर 1820 वीवो, आई थिंक हर्षित हैं आप, एम आई राइट? बाकी स्टूडेंट बताएं, सभी क्लियर हैं? रेडियन है, स्टेरेडियन। आपको फॉर्मूला नीचे दिखाई दिया गया है, इसमें तो कंफ्यूजन होगा नहीं। ओके तो ये तो हमारी थी किसकी बात, कि एंगल और सॉलिड एंगल की। अब हम आगे बढ़ते हैं। वी कांट यूज कोन और in 3D, just understand. ओके कोई नहीं, हम हाइलाइटर को थोड़ा सा और दूसरा यूज कर लेते हैं। ओके बिना हाइलाइटर के हम लोग आपको बता देंगे ऐसे करके, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ प्रैक्टिकल की यूजेज आपको दिखा रहे हैं, जो कि आप अपने साइड बुक में भी देख सकते हैं। उसके बाद हम मेज़र ऑफ लेंथ बता रहा है कि लेंथ की मेज़रमेंट के लिए को ये आपको पता है कि जो लेंथ का मेज़रमेंट है वो छोटे और बड़े दोनों यूनिट्स होते हैं, है ना? छोटे यूनिट्स में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? देखिए जब भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, यानी जब आप बुक में लेंथ वगैरह देखेंगे तो उसमें सारे उसके छोटे और बड़े यूनिट्स ज़रूर याद करिएगा। जैसे आपको याद होगा, आपने 3rd 4th में पढ़ा होगा मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, याद आ रहा है? वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भले ही हम उस वक्त हम उसे केयरफुली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इस समय आपको वो सब रिवाइज करना पड़ेगा। याद है आपको मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर का फंडा प्लस छोटे यूनिट्स का? सभी को लेंथ क्लियर है? स्टूडेंट्स क्या एक्सप्लेन कर दिया जाए? आपको याद है?
यूनिट्स, लेंथ के छोटे बड़े यूनिट्स याद है आप सभी को? ओके, तो आपको यूनिट्स पता है। वैसे फिर भी हम आपको बता दें कि छोटे यूनिट्स की अगर हम बात करें तो एक होता है हमारा मिलीमीटर, जो कि 10⁻³ मीटर के इक्वल होता है ना। फिर अगर हम बात करें माइक्रोमीटर की, जो कि 10⁻6 मीटर के इक्वल होता है ना। क्या हम बता रहे हैं आपको? 1 mm इक्वल 10⁻³ मीटर, 1 μm। आपको याद होगा माइक्रोमीटर को हम लोग म्यू एम से, म्यू बोलते हैं इसको, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलेंगे? म्यू। म्यू बोलते हैं, जो कि होता है 10⁻6 मीटर। फिर 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम भी आपको याद होगा, ऐसे बना होता था, जो कि 10⁻10 मीटर का होता है। एक 10⁻12 वाला होता है हमारा, जो हम कहते हैं पिकोमीटर, 1 pm। और एक फर्मी होता है FM, 10⁻। इतना भी आप याद कर लें तो आपका छोटे यूनिट्स जो होते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सब छोटे यूनिट्स के लिए ज़रूर आता है ना। बड़े यूनिट्स तो आप लोग किलोमीटर वगैरह जानते हैं कि 1000 किलो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है आपका, है ना। इसमें देखिए फिर आपका कुछ इलस्ट्रेशन दिया है, आप इलस्ट्रेशन भी देख सकते हैं। न्यूमेरिकल गिवन है हमारे, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स लास्ट में करेंगे, क्योंकि अभी हमारी थ्योरी सेक्शन चल रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, पूरे चैप्टर के थ्योरी कर लेते हैं और आफ्टर दैट हम न्यूमेरिकल्स पर आएंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम किसी को? पहले हम लोग थ्योरी सारा कर लिया जाए स्टूडेंट्स। उसके बाद हम सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है। ये सब देखिए न्यूमेरिकल्स गिवन है, जो कि आपको समझाया जाएगा अभी। देखिए ये यूनिट्स अभी हमने आपको बताया, एंगस्ट्रॉम वाला देख सकते हैं। फिर हमारा ये मास आता है। आइए मास पर आते हैं। मास क्या होता है? मास को कैसे डिफाइन करेंगे? एग्जैक्टली मास क्वांटिटी ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करता है। किसी ऑब्जेक्ट में क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल उसके अंदर कितना है, ये दिखाता है उसका मास। समझ पा रहे हैं? यहां आपको एक बात गौर करनी है, क्या? कि वेट और मास में डिफरेंस होता है। क्या? वेट और मास में डिफरेंस होता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप जानते हो जो वेट है एग्जैक्टली ये बताता है हमें कि आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना अप्लाइड हो रहा है। आपके ऊपर जितना ग्रेविटी अप्लाइड है वो आपका वेट है, बिकॉज वेट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय W इज इक्वल टू mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा मास है वो एग्जैक्टली वेट नहीं है, वो मास है, क्वांटिटी ऑफ मैटर को दिखाता है। समझ पा रहे हैं? और वेट में आपका जी भी ऐड हो जाता है, यानी जी आप पर कितना लग रहा है, ग्रेविटी आप पर कितना है ना। तो जनरली आप देखते हैं कि कोई आपसे पूछता है कि आपका मास कितना है, यानी आपकी वेट कितना है, क्या बोलते हैं आप?
आपका अगर कोई पूछे कि वेट कितना है तो आप क्या कहेंगे? 50 kg, 55 kg, 57 kg, 60 kg, 65 kg, ऐसे आप बोलते हो, जो कि आप जस्ट इमेजिन करिए कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम सामने वाले हमने पूछा वेट और हमने जब यूनिट लगाया तो हमने लगाया केजी, और केजी किसका यूनिट होता है? मास का। और हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया वेट। हमें यूनिट क्या लगाना चाहिए? तो m इंटू जी। m इंटू जी मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि फोर्स की यूनिट होती है, यानी हमें न्यूटन बताना चाहिए। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? केजी बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब किसी को आप अगर ऐसे बता देंगे कि 50 न्यूटन हमारा वेट है तो उसको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, वो कहेगा भैया ये ज़्यादा पढ़ लिया है, यही ना कहेगा, ये पागल हो गया है, क्योंकि हमने पूछा वेट और ये पता नहीं क्या न्यूटन बोल रहा है। तो आप ऐसा डेली लाइफ में यूज़ मत करिएगा। आप जैसा चलता है वैसे ही बोलिए कि 50 kg हैं। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कहीं बोर तो नहीं हो रहे हैं? आगे देखा जाए टॉपिक। अब हम टाइम की, अगर मास की हम बात कर रहे थे, मास में भी छोटे और बड़े यूनिट्स होते हैं, जस्ट लाइक लेंथ। जैसे आपको ये लेंथ हमने बताया ना, ये यूनिट्स लेंथ, ठीक उसी तरह से आप मास में भी लगा सकते हैं। बस यहाँ m के प्लेस पर आप क्या कर लेंगे? g, यानी मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं, वहाँ भी पिकोग्राम। और उसी वे में जो है हमारा क्या होगा? यूनिट बताया जाएगा। उल्लासवर्धन जी, सर वेटिंग मशीन क्या मेज़र करती है? वेटिंग मशीन, जाहिर सी बात है, आपने शब्द बोला, क्या बोला आपने? वेटिंग मशीन, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है वेट मेज़र करेगा। वेटिंग मशीन है ना, एग्जैक्टली वो हमें बताता है कि हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा है। यानी अगर आपको कोई मास पूछ रहा है, एग्जैक्ट मास कितना है, तो उसके लिए आपको 9.8, जी की वैल्यू आप जानते हैं ना, स्मॉल जी 9.8 या 10 राउंड ऑफ करके, इससे आप डिवाइड करेंगे तब आपका मास आएगा। तो खैर उस पर नहीं जाते हैं, ये सिलेबस के अलग हो गया, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हम बता रहे थे आपको कि मास के लिए छोटे बड़े यूनिट उसी तरह से आप बनाएंगे जैसे आप लेंथ के लिए बना रहे हैं, है ना। उसके बाद अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम के लिए आपको छोटे बड़े यूनिट पता है। ऐसा यूनिट तो हमारे सेकंड होते हैं, इसके अलावा मीटर हमारे यूनिट होते हैं, और मिनट होते हैं हमारे यूनिट, और इसके अलावा आवर भी होते हैं। आप जानते हो कि 1 आवर इक्वल 60 मिनट या 3600 सेकंड होते हैं, 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड होते हैं। वहीं अगर 1 डे की बात करें तो एक दिन में आपको पता है कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं, और 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ मिनट मिल जाएगा कि 144, यानी 1440 मिनट होते हैं हमारे पास, और 60 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको सेकंड मिल जाता है ना। तो इस तरह से हमारे टाइम की मेजरमेंट आपको पता है, तो इसके लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। अब हमारा ये यहाँ से नेक्स्ट एकदम अलग सा टॉपिक स्टार्ट हुआ, एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन इन अ मेजरमेंट। अब ये क्या है? क्लास टाइमिंग कब से कब तक है? स्टूडेंट्स आपको बता दें, क्लास टाइमिंग आपको प्रेजेंट टाइम में तो 6 o'clock से है, फ्यूचर में आपकी जो टाइमिंग है वो एक्सटेंड करेंगे हम लोग, और एक दिन में आपको 2 क्लासेस आपको बताए जाएंगे,
समझ पा रहे हैं? प्रेजेंट टाइम में इस वीक और मे बी नेक्स्ट वीक आपके एक ही क्लास एक दिन में चलेंगे 6 to 7, जो कि क्रॉस कर गया है, इसलिए सारे स्टूडेंट जो हैं थोड़े से घबरा रहे हैं। ठीक है, हम समझ पा रहे हैं। हम आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से एकदम अलग सा चैप्टर भी यानी टॉपिक भी स्टार्ट हो गया है, एरर ऑफ मेजरमेंट। यानी जब हम किसी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो उसमें कुछ एरर आता है, उसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को यहाँ हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, ख़त्म करते हैं।